हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि आज जो पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, इससे ही काफ़ी साल पहले जो आपका पंचायती राज सिस्टम हो गया, ठीक है, बेसिकली पंचायती राज डे है आज। और साथ साथ केशव भारती केस भी इसी दिन कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है हमें देखने को मिला था। तो आप एज अ होमवर्क भी इन दोनों को अच्छे से अपने एंड पे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आने वाले सेशंस के अंदर मैं कुछ एमसीक्यूज आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपने जो पढ़ा है क्या आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में वीडियोस बना के आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। देखो, बहुत सारे टॉपिक्स ना बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़े दिन पहले ही अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह से हमने गिग वर्कर्स के ऊपर डिस्कशन किया। तो मल्टीपल टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है सर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी 4-5 दिन पहले ही सेम चीज़ न्यूज़ में आई थी। आप लोग कई बार ना कंटिन्यूटी के साथ नहीं देखते हो, तो वो टॉपिक जो अभी आज पढ़ा है, अगर 3 दिन बाद दोबारा उसके बारे में डिस्कशन होती है, तो पॉइंट नहीं है उसके बारे में हर रोज़ डिस्कशन करने का। गेटिंग द पॉइंट? ये पॉपुलेशन के ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आप नोटिस करते हो कि बहुत सारे टॉपिक्स बार-बार सेम ही टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं बिना कुछ सब्सटेंशियल एडिशन के, उनको मैं जनरली डिस्कस कम करता हूँ। गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। कहाँ पर सर? दिल्ली के अंदर हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में, वहाँ पर आप कभी भी वॉक इन कर सकते हो एंड हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, उसके रिगार्डिंग ऑफलाइन मेंटरशिप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, राइट? अब देखिए, सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था वाईकॉम सत्याग्रह के रिगार्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से होमवर्क किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, ठीक है? बट डोंट वरी, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसको समझा देता हूँ। देखिए, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दरअसल में जो हमारा अगला साल है दैट इज़ 2024, वहाँ पर जो वाईकॉम सत्याग्रह है उसकी एक तरह से 100 ईयर होने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए अभी केरला, तमिलनाडु वहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग सेलिब्रेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अगर हम बात करें देखिए वाईकॉम सत्याग्रह की, थोड़ा अगर आप इंडिया की अगर हिस्ट्री में जाके देखोगे ना, तो कास्ट सिस्टम का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि अपर कास्ट हो गया, लोअर कास्ट हो गया या फिर द सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिसको। तो दरअसल में यहाँ पे बात हो रही है ट्रैवनकोर की, ठीक है? जो ट्रैवनकोर का जो प्रिंसली स्टेट था ना, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उस टाइम पे कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। कुछ ऐसे लोअर कास्ट थे जिनको माना गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट हैं और बाकी लोग उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते थे बिल्कुल भी, ठीक है? जैसे एज़ावाज़ हो गया, ठीक है? तो इस तरह के इनको प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का आप कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट जानते होंगे, तो इनको पॉल्यूटेड करके इनको माना गया, राइट? इसके साथ में ही इनको टेम्पल्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है? टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल बैन्ड थी। चलो टेम्पल एंट्री तो छोड़ो, टेम्पल के आस-पास की जो सड़कें होती हैं ना, जो उसके आस-पास की रोड या आस-पास की जो स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पर भी इनको जाना अलाउड नहीं था। तो देख रहे हो कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे इनके अगेंस्ट हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे कहीं न कहीं लीडर्स आए, उन्होंने कोशिश करी कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हम इस चीज़ को रोक कर रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप के. केलप्पन जी के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना? इसके साथ ही जो माधवन जी हो गए, ठीक है ना? केशव मेनन जी हो गए, इन सभी ने कहीं न कहीं ट्राई किया कि नहीं, हम वाईकॉम सत्याग्रह के थ्रू इस चीज़ को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। दरअसल में हो क्या रहा है ना, मैं एक्चुअल में यहाँ पे वाईकॉम वर्ड क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर है, ठीक है? उसकी वजह से नाम आया है वाईकॉम। वहाँ पे जो मंदिर का नाम है, वो वाईकॉम से आता है, तो इसलिए इसका नाम बन गया वाईकॉम सत्याग्रह, वाईकॉम महादेव जो टेम्पल है वहाँ पे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, इसके बाद कहीं न कहीं इन्होंने सबने ट्राई किया, अपने-अपने रिफॉर्म्स लगाने की कोशिश करी। उसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जो रोड्स के ऊपर एंट्री हमारी बैंड है कि रोड से आप गुज़र भी नहीं सकते, इसके अगेंस्ट हम काम करेंगे एंड डेली बेसिस के ऊपर नियरली 3 तो कम से कम वो होते ही थे, जो 3 एक तरह से कह लो कि रिफॉर्मर्स कह लीजिए, उन वो डेफ़िनेटली डेली बेसिस पे रोड पे वॉक करने की कोशिश करते थे। उनको पुलिस रोक देती थी, फिर इनको डेली बेसिस पे अरेस्ट किया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे लीडर्स को ओवर द टाइम अरेस्ट किया गया। इवन देखो बाद में 1925 के अंदर गांधी जी भी यहाँ पे अराइव करते हैं, ठीक है, वाईकॉम के अंदर। तो वो भी एक तरह से कोशिश करते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो प्रिज़नर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए और जो रोड्स का एक्सेस है उनको दिया जाए, ठीक है? और यहीं से कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि बाद में एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, ये सभी नेगोशिएशंस का और ये सभी प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट ये होता है कि जो सारे गेट्स थे टेम्पल के, वो सभी हिंदूज़ के लिए ओपन कर दिए गए एक्सेप्ट द ईस्टर्न गेट, ठीक है?
बाद में जाके वो चीज़ भी होती है, बट ईस्टर्न गेट को छोड़ के बाकी सभी ओपन कर दिए गए। तो जो बैकवर्ड कास्ट थे कहीं ना कहीं उनके पास भी राइट मिल गया कि वो भी पब्लिक रोड्स को एक्सेस कर पाएँ, जो अलग अलग टेम्पल्स हैं उनके अंदर जा पाएँ। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम बाकी जगह के जो अलग अलग रिफॉर्म्स थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से वाइकम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना है कब हुआ था ये, 1924 1925 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, देखो जो श्री नारायण गुरु जी थे वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इस मूवमेंट के अंदर रहा, राइट। अब इसी तरह से आपको कल के लिए क्या होमवर्क है, कल के लिए आपको ना एक प्लेसेस इन न्यूज़ है, ठीक है। ये पिछले आई थिंक 3 या 4 महीने पहले न्यूज़ में आई थी, ठीक है। तो ये लोकेशन के बारे में आप मुझे बताओगे कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये लोकेशन है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो एक तो पहला होमवर्क आपका ये बताओगे कौन सी कंट्री के अंदर है। दूसरी बात, आपको ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। इसका भी सही आंसर क्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर कल हम अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हाकी पिक्की ट्राइब। देखो ये ट्राइब काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। दरअसल में दो वर्ड्स ना यहाँ पे, हाकी पिक्की। जब हम बात करते हैं हाकी की, ठीक है, इसका कन्नड़ में मीनिंग होता है बर्ड, और जब हम बात करते हैं पिक्की की, इसका मीनिंग होता है कैचर। तो ट्रेडिशनली ये जो कहीं ना कहीं जो ट्राइब है ना, ये बर्ड कैचर रही है, हंटर रही है, और एक तरह की सेमी नोमैडिक ट्राइब है। सेमी नोमैडिक क्यों 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 बोल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल में ना जो 12 महीने होते हैं साल के, उसमें 9 महीने कहीं ना कहीं ये जंगलों में रहते हैं, एक तरह की नोमैडिक लाइफ जीते हैं, और बाकी के 3 महीने जनरली ये परमानेंट कैंप्स में बिताते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ी सेमी नोमैडिक लाइफ यहाँ पे देखने को हमारी इनकी यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये सब जगह देखो डेफिनेटली अब तो चेंजेस आ गए हैं टाइम के साथ, बट ओवरऑल एक एक इस तरह से प्रोसेस इनका रहता है। तो अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखो सूडान के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था ना अराउंड 2 या 3 दिन पहले। तो सूडान में जो वायलेंस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है, वहां के अंदर जो वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो लोकल फोर्सेज हैं, उनके बीच में हमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, वहां पर 181 मेंबर्स हाकी पिकी ट्राइब के भी जो कर्नाटका से है, वो भी देखने को मिल जाते हैं, वो भी वहां पे स्टक है, ठीक है। तो देखो एक बार नोटिस करना, ये मेजरली हमें आज के टाइम पर कर्नाटका में देखने को मिलती है, पर ओरिजिनली ना जो गुजरात वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, ये बिलोंग वैसे एक्चुअल में वहां से करते हैं। पर आज के टाइम पर कहाँ मोस्टली देखने को मिलती है, कर्नाटका के अंदर, जैसे मैसूरू हो गया, ठीक है, देवनागरी हो गया, कोलार हो गया, हसन हो गया, शिमोगा हो गया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट एरियाज के आसपास रहती हैं, वेस्टर्न हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, वहां पर हमें ये देखने को मिल जाती हैं। इनके दूसरे नाम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल शिकारी करके बोला जाता है इनको, नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ओरिजिनली मैंने बता दिया आपको किस तरह से नोमैडिक लाइफ जीते हैं, वो भी हमने समझ रहे हैं। ध्यान रखना ये हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, एंड ये सारे हिंदू फेस्टिवल्स को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं, पर ये नॉन वेजिटेरियन है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ और देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनका जो एल्डेस्ट सन है वो अपने बाल नहीं कटवाता ताकि उसको पहचाना जा पाए। साथ में ये सोसाइटी थोड़ी सी मैट्रियार्कल है। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे नायर्स हैं केरला के, ठीक है ना, वहां पे हमें मैट्रियार्की देखने को मिल जाती है, खासीज हमें के अंदर हमें थोड़ी मैट्रियार्की देखने को मिल जाती है। उसी तरह से कुछ हद तक हमें यहाँ पर मैट्रियार्कल फीचर्स भी हाकी पिकी ट्राइब के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जहां पर जो ग्रूम होता है वो जो ब्राइड है उसकी फैमिली को दहेज देता है। नॉर्मली देखो जनरली वैसे तो दहेज देना बहुत गलत बात है, पर जनरली जो शादियों में क्या होता है, दहेज लड़की वाले देते हैं ना लड़के वालों को, पर यहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को दहेज देते हैं। और मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब कि एक टाइम पर आप एक ही इंसान से शादी करोगे, तो जनरली वही यहाँ पे हाकी पिकी ट्राइब के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मिशन 50 के ईवी फॉर एको, ठीक है। कई बार ना इस आप पढ़ के शायद अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखो दरअसल में 50K का मीनिंग क्या होता है, 50K का मतलब होता है 50,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारी गवर्नमेंट का एक तरह का इनिशिएटिव है, रादर आई शुड से, जो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं हम क्या करें, 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज को एक तरह से फंड करें, ठीक है। तो 50,000 का मीनिंग तो ये हो गया, ये ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, और कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए पर्टिकुलर मिशन है। तो नाम से आपको ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या है, मिशन 50K ईवी फॉर इको। तो सिडबी ने इसको इस तरह की स्कीम को स्टार्ट किया है ताकि ईवीज के रिगार्डिंग जो इकोसिस्टम उसको हम एक तरह से प्रमोट कर पाए। तो स्टार्ट हुआ इस सिडबी के द्वारा, ताकि जो 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उनके अंदर हम क्या करें, एक तरह की डायरेक्ट लैंडिंग और इनडायरेक्ट लैंडिंग कर पाए, ताकि एक अच्छा हम यहाँ पे सिस्टम बना पाए। देखो डायरेक्टली ये लैंड करेगा सीडीबी किसको, हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती हैं उनको, एंड साथ ही साथ इनडायरेक्ट लैंडिंग करेगा किसको, हमारी जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज है एनबीएफसी को। तो उसके पास पैसा जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं क्या होगा, इसको हम अकॉर्डिंगली यूज कर पाएंगे ना,
कि मान लो किसी को कोई डिमांड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ये फंड के थ्रू पैसा दे सकते हैं। तो कुछ तरह के हम लोन्स वगैरह दिए जा सकते हैं एसएमएम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। साथ में ही अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि मान लो उन्होंने अब वहां अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया इस पैसों को यूज करते हुए, बैटरी स्वैपिंग कर दिया, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस के अंदर इनको यूज किया जा सकता है। तो सिडबी इस पर्टिकुलर चीज के लिए कहीं ना कहीं 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज के उसको करने के लिए एक तरह का यहाँ पे फंड की तरह के इसको यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर ये स्कीम की देखो सिग्निफिकेंस आप नोटिस कीजिए। हमारे पास ना एक फेम स्कीम है, ठीक है ना, अब तो फेम 2.0 चल रही है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो फेम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। इसको हमने 2015 में स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है ना, उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि एक तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड साथ साथ इवन जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं ना, उनको भी यहाँ पे हम एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएं, ताकि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उनकी कहीं डिमांड एक तरह से बढ़े, उसके लिए स्कीम है। अब जैसे जैसे ये स्कीम अब 2024 में खत्म हो जाएगी, मार्च 2024 में, तो एक तरह से ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये एक पॉजिटिव स्टेप की तरह काम करेगी, ताकि ईवी अडॉप्शन का जो काम है वो अच्छे से हो पाए इन अवर कंट्री। तो ये हो गया रिगार्डिंग मिशन 50 के ईवी फॉर एको के बारे में, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हेलोपेल्टिस थियोबोरा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, दरअसल में बात क्या हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजरली जो यूपीएएसआई की, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया। दरअसल में है क्या ना, आप चाय के बागान देखते होंगे, ठीक है, चाय के जो अलग अलग बाग हैं वो देखते होंगे। अब चाय के बाग में ना अगर मान लो एक तरह का ये पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट का नाम है, एक तरह का बग का नाम है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये बग क्या कर रहा है, वहां के जो चाय है उसके जो चाय चाय को बेसिकली खराब कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो हमें क्या जरूरत है, ये टी प्लांटेशन को अगर कहीं ना कहीं बचाना है, तो इस जो पेस्ट है इसको मारना पड़ेगा, ठीक है। पर होता क्या है ना, दरअसल में हमारे यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स है उनको हमने एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि कौन से पेस्टिसाइड आपको यूज करने हैं और कौन से पेस्टिसाइड यूज नहीं करने। तो सिर्फ 7 पेस्टिसाइड्स क्या यूजेज अलाउड है साउथ इंडिया के अंदर। अब इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही कम पेस्टिसाइड अलाउड है, ठीक है ना। अब जो वहां पे जो लोग चाय को उगा रहे हैं, वो यहाँ पर इस बग को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि उनके पास पेस्टिसाइड्स की ऑप्शन नहीं है। इस वजह से इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि वो अच्छे से स्टेप्स लें, ताकि ये जो हेलोपेल्टिस थियोबरा का एक नाम का जो बग है, इसको हम एक तरह से रोक पाएं, एंड उसके बेसिस पे हमारी जो टी की प्रोडक्शन है उसको हम इंप्रूव कर पाएं, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या ये है, ये एक बग है एक तरह का, जो कि एक तरह से क्या करता है, ठीक है ना, हैवी क्रॉप लॉसेस में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सैप को चूस लेता है वहां से, टेंडर लीफ से। तो इस वजह से टी की प्रोडक्शन इंपैक्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर बग की वजह से। रीजन क्या है इसके पीछे, मैंने आपको बता ही दिया कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। पर जो हमारा ऑर्डर है 2014 का प्लांट प्रोटेक्शन कोड, उस हिसाब से जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है, उस हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम पेस्टिसाइड्स अलाउड है, इस वजह से हम इसको रोक नहीं पा रहे। इंडिया की देखो टी प्रोडक्शन की अगर आप बात करो, तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना पहले पे है, इंडिया दूसरे पे। उसी तरह से ब्लैक टी की बात करें तो इंडिया वहां पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साथ में आप नोटिस करो कि देखो इंडिया में तो देखो चाय की कंट्री है, ठीक है ना, हर शाम को हम सभी को चाय चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो 85% जितनी हम चाय प्रोड्यूस करते हैं वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सब देखते हो आप, मसाला चाय सब लोग आप कहीं ना कहीं पीते होंगे। तो डेफिनेटली टी की प्रोडक्शन में भी इंडिया दूसरे नंबर पर है, बट कहीं ना कहीं हम ज्यादातर जो चीज प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादातर हम यहाँ पे डोमेस्टिकली ही कंज्यूम यहाँ पे कर लेते हैं। साथ में नोटिस कीजिए, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट हम टी एक्सपोर्टर भी हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो आप दार्जिलिंग चाय के बारे में जानते होंगे, जो दार्जिलिंग टी होती है उसको पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग्स के बारे में हम बहुत बार डिस्कशन कर भी चुके हैं। जो छोटे छोटे टी ग्रोज हैं वो नियरली 52% ऑफ इंडिया टी प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गया टी के रिगार्डिंग। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज साथी पोर्टल। अब इसको समझना, देखो एक बार साथी की फुल फॉर्म समझ लो। साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। अब देखो आप एक किसान को समझो, किसान को पता क्या डर लगता है, किसान को डर लगता है कि यार जो मैंने पता नहीं ये जो बीज लिया, ये जो सीड की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसकी क्वालिटी सही है भी या नहीं है, कि नकली सीड्स वगैरह तो नहीं बेचे जा रहे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारी सरकार की क्या कोशिश है कि जो क्वालिटी सीड्स होते हैं ना कहीं वो हमारे किसानों तक पहुंच पाए। अब इसी चीज को करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के अंतर्गत क्या होगा, एक तरह से सीड प्रोडक्शन, इन सभी के सीड सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर ऐप को बनाया गया है एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ताकि एक तरह से हम जो उत्तम बीज समृद्ध किसान, इसका आइडिया अचीव कर पाए। उत्तम बीज मतलब
कि हाई क्वालिटी सीड एंड प्रॉस्परस फार्मर, उसकी यहाँ पे बात यहाँ पे करी गई है। तो एक तरह का क्यूआर कोड होगा इस सिस्टम के अंतर्गत, जिसके अंदर हम सीड्स को ट्रेस कर पाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस मिल पाएगी कि जो सीड बेचे जा रहे हैं कोई कोई खराब सीड तो नहीं है, जो स्पूरियस सीड तो नहीं है, नकली सीड तो नहीं है, ये सारी चीजें, सीड को सर्टिफाई, सीड को लाइसेंस, सीड का प्रॉपर कैटलॉग होगा यहाँ पर। तो सारे प्रॉपर जो कहीं ना कहीं जो सीड्स होंगे ना, उनके ऊपर एक वैलिड सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और जो हमारे वैलिड जो लाइसेंस डीलर्स होंगे, बस वही उसको यूज कर पाएंगे, वही उसको उसी के थ्रू सेल कर पाएंगे, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर्स है जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उनको एक तरह की सब्सिडी मिल जाएगी डीबीटी के थ्रू। तो डेफिनेटली फार्मर्स तक हम कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, अच्छे सीड्स उनके तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ पाए, और नकली सीड्स की वजह से जो उनको नुकसान होता है उसको हम एक तरह से रोक पाए। ये सारा काम आप साथी पोर्टल के थ्रू देख सकते हो। साथी पोर्टल की फुल फॉर्म ध्यान रखना, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, राइट। एनआईसी जिसने एक तरह से इस ऐप और पोर्टल को डेवलप किया है, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। एनआईसी आप जानते हो कि मीटी मिनिस्ट्री, यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 के अंदर, ताकि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस ये अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ईट राइट फूड स्ट्रीट्स प्रोजेक्ट। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। देखो आप सभी जानते हो कि सबको ना फूड स्ट्रीट मतलब वहां पे जाके खाने का बहुत शौक रहता है, पर एक्चुअल में आप नोटिस करो कि बहुत सारी फूड रिलेटेड इलनेस हमें यहाँ से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं होता, कुछ सेफ चीजें नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हमें अपने हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना है ना, तो वहां पर अच्छे इन चीजों को मेंटेन करना जरूरी होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो एक तरह से अगर हम इसको हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन कर पाए, प्रॉपर सेफ्टी को मेंटेन कर पाए, तो इसी वजह से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है 100 फूड स्ट्रीट डेवलप करने की इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इसकी वजह से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने बोला है अपनी स्टेट्स और यूटीज को कि आप 100 फूड स्ट्रीट्स डेवलप कीजिए इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हम समझ ही गए हैं। और जो टेक्निकल सपोर्ट है ना, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया, जो FSSAI के द्वारा है। 1 करोड़ पर फूड स्ट्रीट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज को। और यहाँ पे असिस्टेंस होगा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन द रेशियो ऑफ 60:40 या फिर 90:10, डिपेंडिंग ऑन वो कैसी स्टेट है, ठीक है। हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर स्पेशल वाली स्टेट है तो 90:10 का रेशियो रहेगा, अदरवाइज 60:40 का। और इनको डेवलप किया जाएगा एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर प्रोजेक्ट की, देखो इंपॉर्टेंस यही है, हमारा जो स्ट्रीट फूड है वो डेफिनेटली हमारी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी जो सेफ्टी और हेल्थ और हाइजीन है उसको भी हम एक तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ों को यहाँ पे इंश्योर करता है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रीट फूड जो होता है कहीं ना कहीं सस्ते रेट्स के ऊपर आपको डेली बेसिस पे खाना प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर सेफ्टी एंड हाइजीन एक कंसर्न रहता है, तो वो सारा कंसर्न यहाँ पर अच्छे से हमें पता लग जाएगा, उसको हम यहाँ पे ठीक कर पाएंगे। तो ये हो गया ईट राइट फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब आज के जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको एक पॉलिटी का क्वेश्चन दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वो और एक जो प्लेसिन न्यूज दी है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सैटरडे को मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए थे, उनका क्विकली मैं आपको एक और आंसर बता देता हूँ। पहला था कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मैरीन लिटर, क्या इसको CSC के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, बिल्कुल बात ये ठीक है यहाँ पे। उसी तरह से ऑप्टिक फाइबर केबल OFC, क्या TIR के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने देखा था ना कैसे लंबे तरह से बिना डिस्टॉर्शन के थ्रू जा सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है। माँ कामाख्या टेम्पल, क्या नीलांचल हिल्स इन गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलती है, मतलब उनका टेम्पल जो है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे ट्रू देखने को मिल जाएगी। बॉम्बे नेचुरल हाउस हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, क्या ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सर ये बात फॉल्स है। देखो कुछ साल पहले ना इसके रिगार्डिंग UPSC में ही प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर भी इनफैक्ट यही स्टेटमेंट थी, और अगर आप उस स्टेटमेंट को गलत कर देते आप कहीं ना कहीं अपने आंसर के क्लोज पहुंच जाते। तो दरअसल में ये स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि ये क्या है, ये तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, ठीक है, इंडिया के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड है, जो कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग या बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, कंजर्वेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग रिसर्च हो गया, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काफी अच्छा यहाँ पे काम इसके द्वारा देखने को मिल जाता है। तो रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, ये अलग अलग काम, बायोलॉजिकल डिवर्सिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे कंजर्व करें, ये सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। तो ये NGO है, इसलिए स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। ए हेल्थ की जब हम बात करते हैं, ठीक है,
तो हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो देखो बिल्कुल ये वुमेन मेंबर्स होते हैं, पर कहीं ना इनका जो काम होता है वो लाइव स्टॉक के रिगार्डिंग होता है। तो बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन मेंबर्स होंगी, वो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होंगी और लाइव स्टॉक के रिगार्डिंग काम करने के अंदर जो गैप्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर ये काम करती हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर और जो बाकी मैंने क्वेश्चंस पूछे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।